हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे आपसे कि Q = NE जो हमारे पास फार्मूला है ये कहाँ से आया, कैसे आया, अर्थात इसका निगमन जानेंगे। और जो पॉइंट चार्ज हमारे पास है, बिंदु आवेश, क्योंकि पॉइंट चार्ज को जाने बिना हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में नहीं समझ सकते। तो पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आपको कूलम्ब का जो नियम है, कूलम्ब्स लॉ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन 3 टॉपिक्स पर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इसे हम क्वेश्चन ही बना लेते हैं। हालांकि ये निगमन आता नहीं, फिर भी हम किसी भी पक्ष को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी डाउट आपके दिमाग में उत्पन्न हो और वो डाउट हमारे वीडियो में आपको उपलब्ध न हो, ऐसा मैं चाहता ही नहीं। सिद्ध कीजिए कि Q = NE होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या फिर चलिए खड़ी पाही खींच देते हैं। अब इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे कि Q = जो NE है, यानी आवेश = जो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, और E है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ये कहाँ से आया है समझिए। तो आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ आपके पास हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उनको यदि मूलभूत तौर पे तोड़ते तोड़ते हम जाएं तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, जो मूलभूत कण हमारे पास मिलते हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सामान्य तौर पे 3, हालांकि और भी मूल कण हमारे पास हैं, लेकिन जनरली यदि बात करें तो इन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। छोटे छोटे कणों से मिलके ही क्या होता है, परमाणु का निर्माण होता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। और उन छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, जो कण मिले हैं जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, उसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु के भीतर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये आपको इतना पता होगा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था। तो यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि किसी भी पदार्थ में नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज जानने के लिए किसी भी पदार्थ में हमें ये जानना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि आखिर आप न्यूट्रॉन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन भी तो नाभिक के अंदर ही होता है। तो भाई हम बता दें कि न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज तो होता नहीं है, क्योंकि हमें आवेश निकालना है, और आवेश निकालने के लिए किसी भी पदार्थ में नेट आवेश निकालने के लिए न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं, तो न्यूट्रॉन की बात ही ना करेंगे हम। तो हम बात करेंगे किसी भी पदार्थ के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को हम E से इंडिकेट करते हैं विथ माइनस साइन के साथ, और प्रोटॉन को हम यहाँ पे +E के साथ इंडिकेट करेंगे, यानी P से भी प्रोटॉन को इंडिकेट किया जाता है, बट यहाँ निगमन के दौरान हम प्रोटॉन को +E से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यदि हम आपसे कहें कि किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हम मान लेते हैं N1 इलेक्ट्रॉन है, हम मान लेते हैं कोई पदार्थ है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है N1, और उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं N2। बात समझिएगा, हमने मान लिया किसी भी पदार्थ के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं N1 और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं N2। क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -E होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो -E होता है। हम आपसे पूछेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना होगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो नेट चार्ज कितना होगा, तो आप कहेंगे -2E। ऐसे ऐसे यदि N इलेक्ट्रॉन हैं तो चार्ज कितना होगा, N1 NE हो जाएगा, N × -E हो जाएगा।
यदि N1 है तो N1 इंटू माइनस ई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की का गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से गुणा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो नेट चार्ज होगा, कुल चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज आ जाएगा। लगे हाथ प्रोटॉनों की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, उस मेटल के अंदर या उस पदार्थ के अंदर ही प्रोटॉन भी होगा। तो यदि प्रोटॉनों की संख्या हम N2 मानते हैं और एक प्रोटॉन पर हमारे पास जो आवेश है वो प्लस ई है, तो टोटल प्रोटॉनों पे आवेश या टोटल प्रोटॉनों को मिला के कुल कितना आवेश होगा? तो आपका जवाब होगा N2 इंटू ई। क्या बोलेंगे? N2 इंटू ई, यही ना बोलेंगे। इन दोनों को यदि हम सम्मिलित रूप से ऐड कर दें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम सम्मिलित रूप से ऐड कर दें, तो नेट चार्ज आ जाएगा कि नहीं उस पदार्थ के अंदर? आपका जवाब होगा हाँ, आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो मान लेंगे, माना किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N1 तथा प्रोटॉनों की संख्या स्मॉल n2 है, तब उस पदार्थ में कुल आवेश अब उस पदार्थ में कुल आवेश कैसे आएगा या कितना होगा? तो आप ऐसा समझें, कुल आवेश को हम Q से इंडिकेट कर रहे हैं और हमने माना है कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? N1। तो हो जाएगा N1, ये तो संख्या है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस ई होता है। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो -2e हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो -3e हो जाएगा। वैसे ही यदि हमारे पास N1 इलेक्ट्रॉन है तो N1 इंटू -e हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? N1 इंटू -e, ये आ गया इलेक्ट्रॉन जो है उस पदार्थ के अंदर, उसको मिलाने से, सारे इलेक्ट्रॉनों को कंबाइन करने से ये चार्ज आएगा। उसके बाद क्योंकि उसी पदार्थ के अंदर प्रोटॉन भी होगा, तो प्रोटॉनों पर जो आवेश है उसको हमने माना है, प्रोटॉनों की जो संख्या है उसे हमने N2 माना है। और हमें ये बात पता है कि एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो +e होता है। +e मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश का परिमाण तो समान होता है बट प्रकृति अलग अलग होती है। यहाँ -e होता है तो यहाँ पे क्या होता है? +e होता है। ठीक है, तो Q = यदि बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 इंटू ई। इस डाटा को पहले लिख सकते हैं, इस डाटा को बाद में। ऐसा क्यों? अभी समझाते हैं। N2 ई हो जाएगा और ये डाटा को यदि यहाँ पर गुणा कर लें पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा -N1 इंटू ई। अब यहाँ से ई हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो हमारे पास आ जाएगा N2 -N1 इंटू ई। ई कॉमन हो जाएगा दोनों में से। अब N2 भी संख्या है, N1 भी संख्या है। हालांकि N1 और N2 क्या हैं? इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक है। N1 और N2 क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि ये तो संख्या ना इंडिकेट कर रहा है, ये संख्या को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से यदि N2 और N1 आपके इंटीजर हैं, बोले तो पूर्णांक हैं, तो यदि 2 पूर्णांकों को आपस में घटाया जाए तो उनका अंतर भी क्या आता है? एक पूर्णांक ही आता है। 2 पूर्णांकों का अंतर क्या आता है? एक पूर्णांक ही आता है। तो हम इस सपोज कर लेते हैं कि N2 में से यदि N1 घटाएंगे तो क्या आएगा? N आएगा। हम ये मान लेते हैं कि N2 -N1 = क्या आएगा? N। तो हमारा जो फार्मूला होगा Q = Ne, इसका प्रमाण यानी प्रूफ आपके सामने आ चुका है। यानी Q बराबर N यहाँ से प्रूफ हो गया। N2 -N1 को हमने क्या मान लिया? N। ऐसा क्यों? क्योंकि N2 भी पूर्णांक है, N1 भी पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक जाएगा तो पूर्णांक ही आएगा। अब कहेंगे जैसे बताइए, तो भाई 3 पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 2 भी आपका क्या है? पूर्णांक ही है। तो 2 पूर्णांकों का अंतर सदैव क्या आता है? एक पूर्णांक ही आता है। इस तरह से आप Q बराबर Ne का एक छोटा सा प्रूफ है, आप समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। ठीक है, जहाँ करके आप डाटा को लिख लीजिए कि चीज़ें क्या क्या हैं। तो जहाँ Q बराबर क्या है? आवेश। किस पर? जो पदार्थ होगा उस पर आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q = Ne का ये प्रूफ था छोटा सा। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे
पॉइंट चार्ज के बारे में, यानी बिंदु आवेश क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है, और इस पॉइंट चार्ज को समझने के बाद ही हम कूलम के लॉ को समझ पाएंगे। जो कूलम का नियम है, पॉइंट चार्ज को समझे बिना उसे नहीं समझ सकते। तो हेडिंग लिखेंगे बिंदु आवेश, क्योंकि कूलम ने अपना जो नियम दिया है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही दिया है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, बिंदु आवेश किसे कहेंगे बिंदु आवेश। आइए पहले इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसकी आपको डिफिनीशन लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा बिंदु आवेश क्या है। तो मान लीजिए कोई दो पदार्थ हैं, लेट इस पदार्थ का नाम A और इस पदार्थ का नाम P दे देते हैं, और इनके सेंटर की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी, उसे हम R सपोज कर लेते हैं। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है कि जब दो आवेशित पदार्थ का जो आकार है, इनको अलग करने वाली दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा हो। कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझो। हमने कहा कि जो आपके पास गोले आपने लिया है या जो पदार्थ आपने लिया है, इसका जो आकार है, इन दोनों गोलों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसकी तुलना में इसका जो आकार है वो नगण्य है, न के बराबर है या बहुत ही छोटा है। तो इस केस में हम इन पदार्थों को बिंदु आवेश मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी चार्ज होंगे वो इस प्रकार सपोज कर लिए जाते हैं या मान लिए जाते हैं कि सारे के सारे चार्ज कहाँ स्थित हैं, इस गोले के सेंटर पर, यहाँ पे सारे के सारे चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा मान लिया जाता है पॉइंट चार्ज के केस में। कहेंगे जैसे समझाइए, तो मान लीजिए कि आप यहाँ जो A गोला है, इस पे जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम है। कितना है? 1 माइक्रोकूलम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट सपोज कर लीजिए इसे, ये मान लीजिए 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। आप मान लीजिए दो गोले हैं आपके पास, जिन पे जो चार्ज का वैल्यूज़ है, जो आवेश का वैल्यू है वो 1 माइक्रोकूलम है, और इनके बीच की जो डिस्टेंसेस है वो 20 मीटर आप सपोज कर लीजिए। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि इनके बीच की जो दूरी है 20 मीटर, ये इस 1 माइक्रोकूलम जो ये चार्ज है, इस पर ये चार्ज है, और इनका जो आकार है, ठीक है, इनका जो आकार है, आकार समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा है ना। आकार का मतलब कि ये काफ़ी बड़ा है या काफ़ी छोटा है। तो इसकी यदि हम आकार की बात करें, इसके आकार की बात करें, तो इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये तो चार्ज है इस पर, और इसके आकार की बात करते हैं तो मान लीजिए ये 5 mm का है। कितना मिलीमीटर का है इसका जो आकार? वो 5 mm का है। 5 मिलीमीटर के दो आपके गोले हैं। अब 20 मीटर दूरी है, अब 5 मिलीमीटर उसका क्या है? आकार है। 5 मिलीमीटर का आपका क्या है? ये गोला है या कोई पदार्थ है। तो 5 मिलीमीटर को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 मिलीमीटर को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है। तो आपका जवाब होगा 10⁻³ मीटर, क्योंकि पैमाना कहाँ से शुरू होता है? मिली सेंटीडेसीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 10⁻³ क्या? मीटर। अब इसे यदि हल करेंगे तो 0.00 कितना आ जाएगा? 5 मीटर। 0.005 मीटर। अब ये इस 20 मीटर के कंपेयर में क्या है? बहुत ही कम है भाई ना। 0.005 और ये 20 मीटर, इसकी तुलना में इसका जो आकार है वो काफ़ी क्या है? कम है। तो हम इसके शेप को, इसके आकार को, जब इनको सेपरेट करने वाली दूरी जो है उसकी तुलना में नगण्य मान लेते हैं। इस चार्ज को, इस पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश है, उस आवेश को हम बिंदु आवेश एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आवेश के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि 1 माइक्रोकूलम यदि है तो ये 10⁻⁶ कूलम होगा। 10⁻⁶ जिसका वैल्यू होगा 0.0000001 कूलम। अब ये बहुत ही कम है ना,
इसकी तुलना में इस पर जो चार्ज है ये बहुत ही कम है आवेश, तो इस आवेश को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ठीक है, परिभाषा आइए हम लिखते हैं इस पॉइंट चार्ज की। देखिए, लिखिए कि जब दो आवेशित वस्तुओं का आकार या फिर दो को आप काट दीजिए, देखिए जब आवेशित वस्तुओं का आकार, आकाश नहीं आकार, जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको अलग करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो, शून्य हो, तो उन्हें मतलब किन्हें, आवेशित जो वस्तुएं हैं आपके पास उनकी बात कर रहा है, तो उन्हें क्या मानते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश कहते हैं। समझ पा रहे हैं पॉइंट चार्ज के बारे में? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बिंदु आवेश यही था और इसी को सोर्स मान के, बिंदु आवेश को ही अपना मूल मान के कूलाम ने अपना नियम दिया। तो पॉइंट चार्ज के बारे में बात करने के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो आइए हेडिंग लिखते हैं, कूलाम का नियम। क्या है कूलम्स लॉ, समझिए। कूलम का नियम के बारे में बात करते हैं। तो कूलम के नियम के बारे में बात करने से पहले कूलम्स लॉ, थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कूलम का नियम क्या है, कहाँ के कूलम थे और कैसे इन्होंने अपने जीवन का स्टार्टिंग किया। ठीक है, हालांकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है कि कोई भी पक्ष छोड़ना नहीं चाहिए हमें, ताकि आपके दिमाग में यदि ये प्रश्न उठे कि कौन कूलम था, कहाँ का था, कैसे उसने स्टार्टिंग किया अपने लाइफ को, तो मैं इस चीज़ को भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, हालांकि एग्ज़ामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, कूलम के ऑटोबायोग्राफी नहीं पूछेगा, वो कूलम का नियम केवल आपसे पूछेगा, और ये परीक्षा में आएगा नहीं। जो मैं आपको कूलम के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ, आपसे बस बताना चाहता हूँ, जो नियम होगा उसे मैं आपको बताऊँगा। तो पहले इनके बारे में कुछ बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। जो कूलम थे, ये थे कहाँ के, तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांस के। इनका पूरा नाम यदि आपसे पूछा जाए कि कूलम का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स, फुल नेम इनका क्या था, फुल नेम चार्ल्स आगस्टिन डे कूलम। जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में पैदा हुए थे। ठीक है, पैदा कब हुए थे? 1736 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1806 में ये मर गए थे, मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, तो चार्ल्स आगस्टिन डे कूलम, कूलम का पूरा नाम है। ये अपने जीवन का शुभारंभ यानी स्टार्टिंग एक वेस्ट इंडीज़ में फौजी इंजीनियर के रूप में करते हैं। वेस्ट इंडीज शहर का नाम, देश का नाम आपने सुना होगा, वहीं पे ये फौजी इंजीनियर के रूप में अपने जीवन का शुभारंभ करते हैं। 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में ये जब अपने स्वदेश लौट के आते हैं, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस लौट के आते हैं 1776 ईस्वी में, तो छोटी सी आमदनी से ये अपना एक छोटा सा, कह लीजिए कि लेबोरेटरी स्थापित करते हैं, या फिर छोटा सा अपना जो एक्सपेरिमेंट वाला कार्य होता है उसे थोड़ा सा पूंजी लगा के अपना कार्य
शोध का जो कार्य होता है वो प्रारंभ करते हैं 1776 ईस्वी में। ठीक है, इनके दिमाग में एक प्रश्न उठता था कि आखिर दो बिंदु आवेश यदि हमारे पास हैं तो उनके बीच हम फोर्स कैसे निकालेंगे। दो आवेशित पदार्थों के बीच बल ज्ञात करने के लिए इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की। इसके लिए इन्होंने एक टॉर्जन बैलेंस यानी ऐंठन तुला, जिसको टॉर्जन बैलेंस कहते हैं, टॉर्जन बैलेंस, इस ऐंठन तुला की खोज किया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने ऐंठन तुला का ही खोज किया। अब इस ऐंठन तुला के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते थे, तो दो बिंदु आवेशों के बीच, दो कोई आवेशित पदार्थ हैं, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है और वो कितना लग रहा है, इस ऐंठन तुला की मदद से हम ज्ञात कर पाते थे कि बल का परिमाण कितना होगा, क्या वो 10 न्यूटन लग रहा है या 2 न्यूटन कितना लग रहा है। इस ऐंठन तुला की मदद से हम आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। तो ऐंठन तुला की खोज सबसे पहले चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने किया। ऐंठन तुला की खोज करने के बाद इन्होंने 1785 में 1785 ईस्वी में व्युत्क्रम वर्ग का नियम की खोज किया। किसका? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये व्युत्क्रम वर्ग किसी का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम मतलब कि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। इस नियम की खोज 1785 ईस्वी में चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने किया। हालांकि इस व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है, इसका अनुमान कूलाम से पहले ही प्रिस्टले और एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था, क्या कहते हैं, प्रिस्टले थे, और जिन्होंने कैपिटल जी का खोज किया था उनका नाम था कैवेंडिश। तो प्रिस्टले और कैवेंडिश, छोटी बड़ी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिस्टले और कैवेंडिश नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने व्युत्क्रम वर्ग के नियम का अनुमान पहले लगा लिया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो कैवेंडिश था, इस कैवेंडिश ने व्युत्क्रम वर्ग के नियम का अनुमान चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम से पहले लगा लिया था, लेकिन इसने अपने विचार को प्रकाशित नहीं किया, जिसकी वजह से इस नियम का श्रेय चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम को ही जाता है। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम यदि पूछा जाए किसका है, तो ये कूलाम का ही नियम है। ठीक है, तो ये थोड़ी मोड़ी बात थी कूलाम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कूलाम का नियम को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे समझेंगे। तो जैसा कि हर डिफिनीसन में हम डायरेक्टली आपको डिफिनीसन देते नहीं हैं। मेरा पर्पज़ होता है कि आपको किसी भी टॉपिक की डिफिनीसन या किसी भी विषय पर जो परिभाषा लिखनी है उससे पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकें। जब आप उदाहरण के द्वारा उस चीज़ों को समझ पाएंगे तो अपने शब्दों में खुद ब खुद डिफिनीसन राइट डाउन कर सकते हैं। तो आइए इस डिफिनीसन को लिखने से पहले हम कुछ उदाहरण देते हैं आपको, जिसकी सहायता से आप डिफिनीसन अपने शब्दों में खुद ब खुद लिख सकते हैं। तो मान लीजिएगा ये कोई दो पदार्थ हैं और ये आवेशित हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इस पदार्थ का नाम A है और इसका नाम B है, और इन दोनों पदार्थों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। हालांकि पिछले वीडियोज़ में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था, स्टार्टिंग में ही बात किया था कि यदि समान प्रकृति के आवेश आपके पास हैं, दोनों के दोनों या तो धन आवेशित हैं या दोनों के दोनों ऋण आवेशित हैं और कुछ दूरी पे रखे गए हैं, तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा और कितना लगेगा, तो उसके लिए कूलाम ने ऐंठन तुला बनाया था। लेकिन इनके बीच हम पूछें कि फोर्स आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, तो आप कहेंगे सर सजातीय आवेश है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो आप मान लीजिए इस गोले पे Q1 चार्ज है और इस वाले पे Q2 चार्ज है। अब ये Q1 वाले पर जो Q2 वाला होगा आवेश वाला गोला, या जो दूसरा वाला
गोला है जिस पर Q2 चार्ज है, ये फोर्स लगाएगा, इसको हम F2 मान लेते हैं। F2 वाला F1 पर इधर की तरफ, बोले तो दूर की तरफ, इसे दूर ढकेलेगा, चिपकने तो देगा नहीं, तो इसे दूर ढकेलेगा इधर की तरफ। और जो Q1 वाला है वो Q2 वाले पर F1 फोर्स लगाएगा दूर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे यदि हम पूछें कि इन दोनों के बीच फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इनके बीच जो बल लग रहा है ये प्रतिकर्षण का है। कैसा है? प्रतिकर्षण का है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। केस नंबर 1 है। अच्छा, कहेंगे कि यदि निगेटिव निगेटिव होगा तब भी तो बात वही होगी, समान आवेश हैं, उस केस में भी प्रतिकर्षण ही लगेगा। दूसरी स्थिति हम आपको समझाते हैं कि ये गोला है, ये एक निगेटिवली चार्ज्ड है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बीच की दूरी r है और अब हम यदि इस पे चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं Q1 और इस पे Q2। यदि पूछा जाए कि क्या अब के केस में इन दोनों गोलों पर आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण, तो अनलाइक चार्ज हैं, आपको पता है यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। यानी ये पहला वाला जो गोला होगा दूसरे वाले गोले को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। भाई ये Q1 वाला जो गोला है ये Q2 वाले गोले को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। F1 बल लगाएगा और F1 बल लगा के इसे क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इधर खींचेगा। और जो Q2 वाला गोला होगा, ये जो Q2 वाला गोला है इस F1 वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये F1 हो जाएगा और ये वाला F2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? Q2 वाला जो होगा वो पहले वाले को अपनी तरफ खींचेगा, तो लेट सपोज इसे F1 मानते हैं और इस वाले को F2। अच्छा, एक बात समझिएगा कि ये दोनों जो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्शन के हों या फिर रिपल्सन के हों, ये दोनों सेम ही होंगे। F1/F2 यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/1 ही आएगा, रेशियो 1/1 आएगा, यानी परिमाण में ये बराबर ही होंगे। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर यदि पूछा जाए तो क्या आप कहेंगे कैसा फोर्स लग रहा है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। इनके बीच कैसा फोर्स अप्लाई होगा? अट्रैक्शन का। अब नियम समझिएगा, कूलाम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच, अच्छा आवेश कैसे होंगे? कूलाम ने किस पर रिसर्च किया था? बहुत बड़े आवेश पर या बिंदु आवेश पर? तो बिंदु आवेश पर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के, आवेश आप कौन कौन है? Q1 Q2। तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की जो दूरी है उसका वर्ग करेंगे, उसका व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, के। ठीक है, जैसे हम 5 का व्युत्क्रम पूछेंगे तो आप बताएंगे 1/5, r का व्युत्क्रम 1/r, 10 का व्युत्क्रम 1/10, 5/3 का व्युत्क्रम 3/5। समझ पा रहे हैं? तो नियम क्या है एक बार फिर से समझिए। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको पहले एक समीकरण मान लेते हैं, इस वाले को 2 मान लेते हैं। तो पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं, फिर इसको गणितीय रूप देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं, कूलाम के नियम की परिभाषा। ठीक है, यहाँ परिभाषा लिख देते हैं पहले। लिखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ पा रहे हैं। और जो बल होगा उनको मिलाने वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है, मिलाने वाली जो क्रिया रेखा है उसी पर कार्य करेगा। जो दो गोले होंगे उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी पर बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का। तो आप समझिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो सवाल में कह रहा है गणितीय रूप यदि इसे दें, कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण कब लगेगा? जब विपरीत चार्ज के होंगे। प्रतिकर्षण कब लगेगा? आकर्षण तब लगेगा जब ये विपरीत प्रकृति के होंगे और प्रतिकर्षण तब लगेगा जब ये सजातीय प्रकृति के होंगे, यानी धन धन होंगे या ऋण ऋण होंगे। तो इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है कौन? जो बल है। तो आवेश Q1 गुणे Q2 इसके समानुपाती है कौन? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। फिर कह रहा है उनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग करिए, बीच की दूरी जो है उसका वर्ग कर दीजिए और इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम मतलब 1 कर दीजिए। तो जो बल होगा उसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। इसको यदि एक समीकरण माने और इसको 2 माने और समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करें, हालांकि इसको समीकरण देने कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये एक ही चीज़ है ना। यही f इसके भी गुणनफल के समानुपाती है, यही f R² के इरिवर्सिबल है, वर्ग के इरिवर्सिबल मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से यदि इसको कंबाइन करें समीकरण 1 और 2 से, तो हम देखेंगे कि जो f होगा यानी जो बल होगा वो Q1 और Q2 अपान R² के क्या हो जाएगा? समानुपाती। ठीक है, f समानुपाती Q1 Q2 बाई R²। आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम यहाँ k मान लेते हैं। तो f बराबर आ जाएगा k Q1 Q2, k Q1 Q2 अपान के R², k Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पे जो k है आपके पास, जो k दिखाई दे रहा है, जो सवाल में k दिखाई दे रहा है आपको, ये k क्या है? तो जहाँ करके यहाँ लिख देते हैं, जहाँ k क्या है? एक नियतांक है। k क्या है? एक नियतांक है जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं, कूलाम का नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। अब इस k का जो वैल्यू निकाला गया एक्सपेरिमेंटली प्रयोग द्वारा, इसका जो वैल्यू आया था k का मान वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आया था। और इसका जो वैल्यू आया था ये आया था लगभग में 8.987551 आगे तक ऐसे जाता था इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको राउंड अप यदि वैल्यू लिया जाए, लगभग में यदि इसका वैल्यू निकालते थे तो ये आ गया था लगभग में 9 गुणे 10⁻9। यदि यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें, तो इसका जो मात्रक आया था वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर था। तो यदि हम आपसे पूछें कि जो कूलाम का स्टैंडर्ड फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या है, मानक फार्मूला ये है या कुछ और है, तो यहीं k के स्थान पे हम एक वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो कूलाम का जो नियम होगा वो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह का बन जाएगा, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², Q1 Q2 अपान R²। अब कहेंगे ये एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन 0, तो इसको आप एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश किताबों में इसको एप्सिलॉन नॉट ही पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट, E0 को क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसे पढ़ते हैं। ये क्या है, क्या इसका नाम क्या है? तो इसको कहते हैं निर्वात की, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये वैद्युतशीलता क्या होता है इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है वो, इसका वैल्यू भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे एप्सिलॉन नॉट का। इसका बीमा कितनी होती है वो भी बात करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मात्रक है वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि उससे पहले, बात करने से पहले, एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करने से पहले हम ये जो कूलम का नियम है, ये जो कूलम का नियम आपको दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यहाँ से कुछ चीज़ें ज्ञात करते हैं। कुछ चीज़ें हम इस सूत्र की मदद से आपको और बताना चाहते हैं, समझिएगा।
तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं पहले, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसका वैल्यू हमने आपको बता दिया था 9 गुणे 10 पे घाते कितना 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे 9 गुणे 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अब समझिएगा कि यहाँ से यदि आप ये समझें कि जो फोर्स लग रहा है ये तो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू तो फिक्स्ड है। यदि चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं, जो आवेश हमारे पास हैं, आवेशित जो कण हैं या आवेशित जो पदार्थ हमारे पास हैं, उनके आवेशों के परिमाण को हम चेंज ना करें, आवेशों के परिमाण को चेंज ना करें, बट उनकी दूरियों को हम बदल दें, तो यहाँ से एक संबंध निकल के आएगा, एक रिलेशन मिलेगा कि एफ में आर का जो रिलेशन है वो उल्टा है। एफ समानुपाती 1/r² है। इस बात का मतलब है कि दूरी यदि बढ़ेगी तो बल क्या होगा, घटेगा। दूरियां बढ़ेंगी तो बल क्या होगा, घटेगा। और यदि दूरियां घटेंगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो दूरियां कब घटेंगी, दूरियां कब घटेंगी, दूरियां तब घटेंगी जब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जब उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। दूरियां कब बढ़ेंगी, दूरियां कब ज़्यादा होंगी, जब उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि यदि F समानुपाती 1/r² है और Q1 Q2 को हमने कांस्टेंट माना है, तो इस केस में बल और R के बीच कैसा रिलेशन आएगा, तो F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। बल और R में, मतलब बल और त्रिज्या में उनके बीच की जो दूरी है उसमें उल्टा रिलेशन है। दूरी बढ़ेगी तो त्रिज्या का होगी, घटेगी, सॉरी उनके बीच की जो दूरी होगी वो घटेगी, और यदि दूरी घटेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। ये सूत्र कब अप्लाई करेंगे, जब आपको दे देगा कि मान लीजिए कोई दो आवेशित पिंड आपके पास हैं, उनके बीच में 10 न्यूटन का बल लग रहा है और वो 20 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। पुनः आपसे कहेगा कि उनके बीच की दूरी यदि 50 मीटर कर दी जाए और पदार्थ आपके वही हैं, तो उनके बीच नया वाला फोर्स क्या होगा, तब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम F और R के बारे में आपसे पूछें कि ग्राफ यदि हम ड्रा करना चाहें बल और उनके बीच की दूरी के बीच, तो कैसा ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। इसको हम x एक्सिस सपोज कर लें और इसको y एक्सिस सपोज कर लें, और x एक्सिस पर हम रेडियस को इंडिकेट कर दें, सॉरी उनके बीच की जो दूरी है आवेशित पदार्थों के, और y एक्सिस पर हम बल को इंडिकेट कर दें, तो ग्राफ एक वक्र रेखा आती है। इस तरह से आती है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप r का वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे f का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। तो f का मान घटता जाएगा और r का मान ऐसे क्या है, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि r का मान आप 2 लेंगे तो f का मान 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 तो घटेगा, r का मान आप 3 लेंगे तो r का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन f का मान 1/9 आ जाएगा, जो कि बहुत ही क्या है, कम आ रहा है। तो इसी तरह से ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, अब डिपेंड करता क्या है कि जो हमारे पास फार्मूला है, कूलाम का जो नियम है, इसमें जो k हमने दिखाया था, k यहाँ पे जो कांस्टेंट था, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, k की निर्भरता क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे k की निर्भरता, k लगाएंगे k की निर्भरता। k की निर्भरता की बात हम कर रहे हैं, तो हम इसी वाले k की बात कर रहे हैं जो F इज इक्वल टू आया था k Q1 Q2/r²। इसी में जो ये k आया है इसकी बात करेंगे। तो जो k है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है। जो k है, k बोले तो जो नियतांक हमारे पास है कूलम्स लॉ में, या कूलम का जो नियतांक है वो दो बातों पे निर्भर करेगा। पहला, मात्रकों की पद्धति पर, मात्रकों की पद्धति पर, और दूसरा पदार्थों के बीच, आवेशित पदार्थों के बीच, आवेशित पदार्थों के बीच, पदार्थों के बीच के माध्यम पर। मतलब समझो, यानी मात्रक की पद्धति का मतलब है कि k का जो वैल्यू आएगा वो डिपेंड करेगा कि आप बल को एमकेएस पद्धति में ले रहे हो या सीजीएस पद्धति में, इसका मात्रक न्यूटन ले रहे हो या फिर डाइन ले रहे हो, दूरी का मात्रक मीटर है या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, आवेश का मान माइक्रो कूलम है या कूलम है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा k का वैल्यूज़। ठीक है, और दूसरा लिखा है आवेशित पदार्थों के बीच की माध्यम पर, यानी जो दो आवेशित पदार्थ हैं आपके पास, इनके बीच मीडियम क्या है, क्या इनके बीच निर्वात है, वैक्यूम है, एयर नहीं है, या इनके बीच आपने सरमाइका भर दिया है, या इनके बीच आपने कागज़ डाल दिया है, या इनके बीच
कोई सा भी नॉन कंडक्टर मटेरियल ला के रख दिए हैं, लकड़ी है क्या है, इसके बीच में कोई भी नॉन कंडक्टर मटेरियल लगा देंगे, तब के स्थिति में क्या के का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, या बल घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा वो माध्यम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी वो डिपेंड करेगा मीडियम पर, पदार्थ को कहाँ पे आपने रखा है, उसके बीच में कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। तो के डिपेंड करेगा इन्हीं दो चीज़ों पर। तो बात करते हैं जब हम इसे निर्वात में रखे हैं कि ठीक है, जब पहला हेडिंग करेंगे इसमें ए करके, जब आवेशित पदार्थों को निर्वात में रखा गया हो, कहाँ पे रखा गया हो, निर्वात में। किसे, जो आपके चार्ज्ड सब्सटेंस हैं, आवेशित पदार्थ हैं, उन्हें यदि आपने वैक्यूम में रखा है तो क्या घटना घटेगी समझिएगा। जैसे ये पदार्थ हैं, दो आवेशित हैं, इनके बीच में हवा नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है, r दूरी पे रखे गए हैं, इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है। उस केस में जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कूलम का, वो F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब दो आवेशित पिंडों के बीच निर्वात होगा या हवा होगी, एयर होगा, तब के केस में भी यहाँ जो K आएगा उसका वैल्यू 1 ले लिया करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये एप्सिलॉन 0 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, ये कहाँ से आया है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए एप्सिलॉन 0 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन 0 देखिए, तो अभी हमने बताया था कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट या 1/4 एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, ये हमने अभी बताया था। यहाँ से आप एप्सिलॉन 0 का पहले वैल्यूज़ निकाल लीजिए, फिर उसका यूनिट पता कर लेंगे, फिर डायमेंशन भी निकालेंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1/4 × 9 × 10⁻9 = एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 रखेंगे, तो 1/4 चलिए 22/7 रख देते हैं, तो 7 ऊपर चला जाएगा × 9, और 10 पे घाते जो 9 है उसे ऊपर लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा। 10 पे घाते +9 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पे घाते -9 हो जाएगा, ये आपको पता है। अब इसे यदि हल करेंगे तो 7/22 हो जाएगा, × 9 × 10 पे घाते -9 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इस पूरे को यदि हल आप करेंगे तो 7/9 = 72 हो जाएगा, 2 आएगा, 7 9 = 72 और 7 80 हो जाएगा, × 10 पे घाते -9 एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे डाटा को यदि आप हल करेंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिलेगा 8.85 × 10⁻12, क्योंकि ये आता है 0.00885, आगे और भी भाग जाती है, तो उसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो आ जाएगा 8.85 × 10 पे घाते -12, 8.85 × 10 पे घाते -12। अब ये एप्सिलॉन 0 का वैल्यूज़ है, एप्सिलॉन 0 का इतना क्या है वैल्यू। अब कहेंगे कि इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा और इसकी बीमा क्या होगी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आइए इसका वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब इसका मात्रक कहाँ से आएगा, तो वो कूलम के लॉ से ही इसका मात्रक आएगा। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कूलम्स लॉ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम निकालेंगे। देखिए 4 का कोई मात्रक होगा नहीं, इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बल को यहाँ बुला लेंगे तो आ जाएगा Q1 Q2/f × r² × 4 भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम × कूलाम कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन रहेगा। दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 आपका डिजिट है, अंक है, गिनती, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो क्या आएगा, वो आएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन × मीटर स्क्वायर। बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का बीमा का, एप्सिलॉन नॉट की बीमा की। बीमा आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, अच्छे से पढ़ के आए होंगे, आपको बीमा आती होगी।
हम इसका बीमा भी लिख देते हैं। आपको पता है जो कूलाम है आवेश की जो बीमा होती है वो AT होती है, तो चूंकि यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर है तो A²T² हो जाएगा। न्यूटन बल की बीमा होती है, बल की बीमा आपको पता होगी mL/T⁻², होता है। और जो मीटर स्क्वायर है वो दूरी का मात्रक होता है, और इसकी जो दूरी की बीमा होती है L होता है, चूँकि L⁻² कर देंगे क्योंकि मीटर का स्क्वायर है। सारे डाटा को ऊपर लेके जाएंगे तो m⁻⁻1 आ जाएगा, L को कंबाइन करेंगे 3 आएगा, ऊपर जाएगा तो L⁻³ हो जाएगा, T⁻² और ऊपर जाएगा T⁻4 हो जाएगा, और A⁻2 ही रहेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला डायमेंशन लिखने का जो होता है वो होता है m, फिर L, फिर T, फिर A, फिर थीटा। तो ये आ गई एप्सिलॉन नॉट की क्या बीमा। ठीक है, तो शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।